हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, और साथ में मैंने आपको एक एल्गोरिथम भी बताई थी, एक लेमा भी बताया था, इक्विली डिवीजन लेमा। तो जाहिर सी बात है आपने वो वीडियो देखी होगी। तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्या है। देखिए, एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इक्विली डिवीजन लेमा का जो यूज़ होता है वो एचसीएफ निकालने के लिए होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूजिंग इक्विली डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। यानी हमें इक्विली डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है 135 और 225 का एचसीएफ निकालने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, आपने प्रीवियस क्लास में एचसीएफ निकालना सीखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हम उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो अंदर लिखी जाती है, और जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो बाहर लिखी जाती है। उसके बाद क्या करना होता है, 135 वन जा 135, रिमाइंडर बचा हमारे पास 90। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो ये वाली वैल्यू होती है वो अंदर आ जाती है, और जो ये वाली वैल्यू होती है ये बाहर आ जाती है। 90 वन जा 90, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 45। देखिए, माइनस करना होता है यहाँ पे, माइनस। उसके बाद जो ये वाली वैल्यू होगी वो अंदर आ जाएगी, और जो ये वाली वैल्यू होगी वो बाहर आ जाएगी। 45 टू ज़ा 90, अब कितना बचा रिमाइंडर? 0। तो ये प्रोसीजर हमें तब तक करना होता है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जो लास्ट में हमारे पास ये बचता है इसको हम कहते हैं एचसीएफ। यानी आप बोल सकते हो कि 135 और 225 का एचसीएफ कितना है? 45। उसके बाद अब इसको हमें इक्विली डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमें लिखना था। देखिए, इक्विली डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही पढ़ी थी आपने। तो देखिए, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं a, जो ये वाली वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं b, जो ये वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं q, और जहाँ बचता है उसको हम कहते हैं r। तो देखिए, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं इसको। सबसे पहले a की वैल्यू 225, ये रही। b की वैल्यू 135, क्वेश्चन है 1, रिमाइंडर है 90, देख लीजिए। उसी प्रकार से सेकंड स्टेप में 135 90 इंटू 1 प्लस 45। थर्ड स्टेप में 90 यहाँ आ गया, 45 इंटू 2, 45 इंटू 2, और रिमाइंडर कितना है? 0। यानी जब लास्ट में जो वैल्यू बचती है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो हमारा होता है एचसीएफ। तो जाहिर सी बात है, आपने समझ लिया कि एचसीएफ क्या होता है। जो लास्ट में वैल्यू बचती है उसको हम एचसीएफ कहते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आप उसको करना अपने आप। नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? देखिए, इसका थर्ड पार्ट क्या है। 867 एंड 255। मैंने आपको बताया जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो अंदर आती है, जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो बाहर आती है। अब 255 के टेबल में ये कितने टाइम आएगा? 3 टाइम आएगा। 255 3 ज़ा 765, 7 में से 5 गए 2, 6 में 6 गए 0, 8 में 7 गया 1, रिमाइंडर आ गया 101। तो देखिए, हम अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इक्विली डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू 867, b 255, क्वेश्चन 3, रिमाइंडर 102। पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है यानी ये वाली, ये अंदर आती है, और जो छोटी वाली होती है ये बाहर आती है। अब देखो कितने बार जाएगा ये, 102 इंटू 2 करेंगे तो 204, 5 में 4 गए 1, 5 में 0 गए 5। अब हमें क्या करना है? माइनस करना है।
माइनस, यहाँ पे भी माइनस था। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 51। अब देखिए सेकंड स्टेप हम यहाँ देख लेते हैं। 255 था, 250 यहाँ लिख दिया। 102 इंटू 2 प्लस 51, रिमाइंडर 51। थर्ड वाला स्टेप, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसको अंदर लिखते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको बाहर लिखते हैं। 51 इंटू 2 कितना होता है? 102। तो इस स्टेप को देख लेते हैं। 102 यहाँ पर है, 51 यहाँ पर है, क्वेश्चन 2 है, रिमाइंडर 0 है। यानी ये प्रोसीजर हमें तब तक करना होता है जब तक हमें यहाँ पर रिमाइंडर में 0 ना मिल जाए। और जैसे ही रिमाइंडर में 0 मिलता है, जो वैल्यू यहाँ पर होती है वो हमारा क्या हो जाता है? HCF। यानी 867 एंड 255 का HCF कितना है? 51। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। देखिए क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। जब तक आप 2 बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ नहीं लोगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 6q plus 1 के फॉर्म में लिखना है, 6q plus 3 के फॉर्म में लिखना है या फिर 6q plus 5 के फॉर्म में लिखना है। देखिए बहुत आसान है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर यह है इस चैप्टर में थोड़ी थ्योरी ज़्यादा है, तो घबराना मत। बार बार देखोगे, बार बार करोगे, सब चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए कुछ थ्योरी है, कुछ लाइनें हैं, वो आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी होती है? हमने लिखना होता है लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। माना हमने ए हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है जहाँ पर बी की वैल्यू 6 है। देखिए जो वैल्यू यहाँ पर होती है वही हमेशा बी की वैल्यू होगी। अगर यहाँ 3 होता तो हम यहाँ पर 3 लिखते, यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 लिखते। जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू हम बी की मानेंगे। इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता है, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम होती है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 6, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6। कंडीशन वहाँ पर क्या थी? देखिए आपको अगर याद हो तो कंडीशन वहाँ पर थी r की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और बराबर होती है और b से छोटी होती है। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। इसका मतलब हम r की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 के बराबर नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जब हम r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या क्या मिलेंगी? यहाँ पे 0 पुट किया तो खाली 6q मिलेगा, यहाँ 1 पुट किया तो 6q plus 1, 6q plus 1, यहाँ पे 2 पुट किया तो 6q plus 2, यहाँ पर 3 पुट किया तो 6q plus 3, यहाँ पर 4 पुट किया तो 6q plus 4, यहाँ पर 5 पुट किया तो 6q plus 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये देखना है, आपको बोला गया था ऑड इंटीजर, तो आपको ऑड इंटीजर ही लेने हैं, यानी जो इवन वाले इंटीजर हैं उनको आप नेग्लेक्ट कर दोगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हेयर 6q plus 2, 6q plus 4, देखिए 0, यहाँ पे 0 था, 2, 4, ये सारे के सारे इवन इंटीजर हैं, इसीलिए इनको हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। और जो बचते हैं वो हमारे कौन से होंगे? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। और यही आपको प्रूफ करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, यानी एक आर्मी में 616 आदमी का एक ग्रुप है, यानी एक परेड चल रही है, यानी और उसके आगे 32 मेंबर्स की बैंड पार्टी चल रही है। आपने देखा होगा कि पीछे बहुत बड़ी परेड है और आगे 32 लोग चल रहे हैं जिनके कोई बैंड बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है। इसी तरीके से 616 आदमी हैं, 616 आदमी के आगे 32 आदमी ऐसे हैं जो बैंड के पार्ट हैं।
द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ये दोनों ग्रुप सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, यानी इस प्रकार कॉलम्स में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे मार्च, यानी आपको बताना है कि कितने कॉलम्स होंगे जिसमें कि वह मार्च करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको मैं यहाँ बता दूँ कि आपको परेशानी आती है कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो इसको समझने के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखना, एलसीएम का मतलब होता है जब भी किसी वैल्यू का एलसीएम निकालते हैं तो वो बहुत बड़ा निकलता है, और जब एचसीएफ निकालते हैं तो एक छोटी वैल्यू आती है निकल के। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो कॉलम्स होंगे क्या वो इनसे बड़ी वैल्यू आएगी या छोटी वैल्यू आएगी। जाहिर सी बात है कॉलम तो कम होंगे, और छोटी वैल्यू किस में निकलती है, एचसीएफ में। इसलिए हमने क्या किया, 616 का और 32 का एचसीएफ निकाला। तो एचसीएफ निकालने का तरीका हम आपको सिखा चुके हैं, बड़ी वाली वैल्यू अंदर, छोटी वाली वैल्यू बाहर। 32 को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 608 आएगा, जब माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। अब 32 अंदर 8 बाहर, 8 4 जा 32, जो यहाँ पर बचता है वो हमारा होता है एचसीएफ। इसको हमने लिख दिया इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। बड़ी वाली वैल्यू ये 32 इंटू 19 प्लस 8, उसके बाद सेकंड स्टेप 32 यहाँ पर आ गया, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 प्लस 0, यानी जो ये वाली वैल्यू होती है वो हमारा होता है एचसीएफ। यानी जो एचसीएफ निकला उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोर्ड व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यानी आपको दिखाना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो या तो वो 3m मिलेगा या फिर 3m प्लस 1 मिलेगा। बहुत आसान है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में माना था, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और b की वैल्यू कितनी है 3। मैंने क्या बताया था आपको, जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही आपको b की वैल्यू ले लेनी है। तो b की वैल्यू हमने कितनी ले ली 3, तो b की वैल्यू 3, और इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, और 3 से छोटी होनी चाहिए। अगर मैं r की वैल्यू 0 रखता हूँ तो a की वैल्यू 3q मिलेगी, 1 रखता हूँ तो 3q प्लस 1, 2 रखता हूँ तो 3q प्लस 2। 3 नहीं रख सकता क्योंकि 3 से छोटी वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पर हमारे केसेस बनेंगे। केसेस क्या बनेंगे, देखिए जब हम a की वैल्यू 3q लेते हैं, a की वैल्यू 3q लेते हैं तो क्या करना है, क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहां इंटीजर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर, यानी हमें यहां पर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, a का a स्क्वायर हो गया, 3q का होल स्क्वायर। जब इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 q का स्क्वायर, यानी q का स्क्वायर। जो हमें प्रूफ करना था यहाँ पर 3m, तो हमने क्या किया, 3 के साथ जो वैल्यू बचती है, यहाँ पे 3q बचा तो उसको क्या बना दिया हमने m, यहाँ लिख दिया हमने m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। कोई भी वैल्यू हो यहाँ पर 3 के साथ उसको आप m बना दो, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, यानी पहला केस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब a की वैल्यू हम 3q प्लस 1 लेते हैं तो क्या होता है, वही काम करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, a का स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों को याद होगा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। a का स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 2ab 2ab 3q का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, जो 1 था हमने उसको पीछे लिख दिया, जो ये वाली वैल्यू थी उसको ऐसे लिख दिया।
इस पूरे में यानी इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? 3। अंदर रह जाएगा 3q², यहाँ रह जाएगा 2 प्लस का 1। अब जो वैल्यू तुम्हारी ये रहती है 3 के साथ में जो वैल्यू लिखी है उसको तुमने क्या बना दिया? m। और यहाँ लिख दिया m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2। केस थर्ड, इसको हमें a मानना था, इसको हमने a मान लिया। अब वही काम करना है दोबारा से, स्क्वायरिंग बोला है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab। इसका स्क्वायर करेंगे तो लिख सकते हैं 3 × 3q का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 जा 4, 3q को एज यूजुअल लिख दिया। उसके बाद 4 को हमने पीछे लिखा ब्रेक करके 3 + 1, और इन तीनों में कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर रह गया 3q², यहाँ रह गया 4q, जब 3 कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 1 प्लस 1। जो 3 के साथ वैल्यू लिखी हुई है उसको आप बना दो m। तो देखिए आपने क्या प्रूफ कर दिया, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो या तो वो 3m मिलेगा या फिर 3m + 1। देखिए यहाँ भी 3m + 1 मिला और यहाँ भी 3m + 1 मिला। और ये होता है आंसर स्टेटमेंट जो आपको लिखना पड़ता है, इसका आधा नंबर होता है। Therefore, square of any positive integer can be written in the form of 3m, 3m + 1। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।